तो आर्टिकल 19 के अंदर में जो एक आउटलाइन है, पेरिफेरी है, वो तो है नॉलेज में, यानी कि आर्टिकल 19 दैट प्रोवाइड्स 6 फ्रीडम राइट्स, है ना, जो 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंदर में दिए गए। अब इस 6 स्वतंत्रता के अधिकारों को हम लोग देखते हैं, और ओवरऑल जो आर्टिकल 19 का प्रोविजन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ ये देखिएगा एक बात जरूर है कि आर्टिकल 19 की जो कैटेगरी होगी ये कौन सी हो जाएगी, अपनी दूसरी वाली, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर में। और राइट टू फ्रीडम के अंदर में वी कैन सी कि हमारे पास आर्टिकल 19 का प्रोविजन है, आर्टिकल 20 का प्रोविजन है, 21 है, 21A है और 22 है। तो 20 के बाद, जब 21 के बाद 21A जनरली स्किप हो जाता है तो उस वक्त ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस हो जाएगा, आर्टिकल 19 है ना, 20, 21, 21A, यानी कि बाद में आया है वो, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन टू ऑल के पर्पस को इंक्लूड करने के लिए, और फिर 22। तो जो फ्रीडम राइट्स है, यानी इसके अंदर में पहला जो हमारे पास है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 के अंदर में हम लोग ऐसे जनरली क्या देखते हैं, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 टू क्लाउज 6, मतलब उसके पास ये प्रोविजन है इसके थ्रू। और उसमें भी क्या बताया था, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, 6 फ्रीडम राइट्स को गारंटी करता है। 6 फ्रीडम राइट्स हैव बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1, और 6 फ्रीडम राइट्स का क्या मतलब हो जाएगा, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज A टू सब क्लाउज G, इसके अंदर में हो गया ना। और क्या बोला यहाँ पे, अब देख लेते हैं, आर्टिकल 19 क्लाउज 2 टू क्लाउज 6 का क्या मतलब हो जाएगा कि दीज आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दीज 6 फ्रीडम राइट्स। शॉर्ट लिख रहे हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज A टू G। समझ पा रहे हैं, या इसको समझने में कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कि कैसे हमारे पास जो 6 फ्रीडम राइट्स की गारंटी दे दी गई है वो यहाँ पे है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 के अंदर में है, और स्पेसिफिकली जाएंगे तो कहां मिल रहा है ये, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज A टू G, और वहीं पे 2 to 6 का क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है कि दिस प्रोवाइड्स reasonable restrictions, है ना, this has provisions of reasonable restrictions which are going to implement, which will be effective on these rights, 6 freedom rights। कल बताया था लास्ट क्लास में, क्या कि सपोज यहीं पे इसको देख लेते हैं, क्या कि हमारे पास आर्टिकल 19 के अंदर में एक पहला प्रोविजन क्या हो जाएगा, सपोज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसके ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे प्रोवाइड हो जाएंगे, आर्टिकल 19 क्लाउज 2 से। समझ गए ना, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है विच आर इम्प्लीकेबल ऑन दीज राइट्स, इम्प्लीकेबल इन द सेंस कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हम लोग देखते हैं कितने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, 6 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। समझ गए बात को। अगर उसी टाइप से हमारे पास ये सारी प्रोविजन सेम रहेंगे, क्लाउज बी, तो क्लाउज बी के अंदर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्लाउज बी जो कि फ्रीडम जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये हो गया फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, है ना, राइट टू फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, पीसफुल असेंबल करने का राइट, असेंबल होने का राइट कहां पे मिलता है, इसी राइट के अंदर में क्या। और जो इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो उसको कहां पे बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 क्लाउज 3 के अंदर में। समझ गए बात को। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि 2 प्रोविजंस हैं, जनरली यही सारी चीजें हैं। उसी तरह से क्लाउज सी के ऊपर में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कहां से दिए गए, क्लाउज 4 से दिए गए, आर्टिकल 19 क्लाउज 4। डी और ई कंबाइंडली जो है इसके ऊपर में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो कहां से दिए गए, आर्टिकल 19 क्लाउज 5 से। समझ गए ना, कंबाइंडली दिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर कंबाइंडली इफेक्टिव ऑन आर्टिकल 19 क्लाउज डी जो कि राइट टू मूवमेंट है, और क्लाउज ई जो कि राइट टू रेजिडेंस का है। तो दोनों के ऊपर में एक ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 क्लाउज जी। एफ तो है नहीं अपने पास, तो इसकी गारंटी कहां पे दी, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां पे बतलाया गया, आर्टिकल 19 क्लाउज 6 के अंदर में। तो हो गया ना सारा चीज। तो यानी कि बहुत पहले जब फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू किए थे तो आपको पहले ही बतलाया गया कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि वंस इट इज गिवन इट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपने देखा कि आर्टिकल 19 खुद ही रेस्ट्रिक्शंस के बारे में प्रोविजन को कंटेन किए हुए, क्लियर है ना। तो हम लोग अब देखेंगे बारी बारी से क्या कि आर्टिकल 19 और उसी के रिगार्डिंग जो गवर्नेंस इश्यू है उसको भी देखते चलेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा क्या कि
ये राइट टू, जैसे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए की बात करें, इसको अब उसको ये समझ गए ना। तो आउटलाइन आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए को हम लोग 1 बाय 1 कंसीडर करते चलते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें क्या दिया गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे दो स्कोप है, स्पीच है ना जो बोलने की स्वतंत्रता है, और उसके एवज में हमें मतलब हमें एक्सप्रेशन, जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोटेस्ट किया है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो क्या हो रहा है क्या कि हम अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, और उसके रिएक्शनरी मैकेनिज्म में क्या है कि हम एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर आपको केस स्टडी का एग्जांपल दिया, सपोज हमारे पास आर्टिकल 25 भी है। 25 का क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स के ही अंदर में, अब यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी के अंदर में आ रहा है, दूसरी कैटेगरी के अंदर में है ना, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर में, जो कि कहां से कहां तक दिया गया, आर्टिकल 19 टू 22 तक दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथी कैटेगरी जो आएगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 25 इटसेल्फ। तो वहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि हमारे पास 25 के अंदर में 25 के थ्रू जो हमें प्रोविजंस मिला है, वो हमें हमारे इनर बिलीफ के बारे में बोलता है क्या कि हाँ, सिटीजन्स आर एम्पावर्ड टू हैव देयर ऑन रिलीजियस बिलीफ, है ना, जो आपका कॉन्साइंस है, जो आपकी अंतरात्मा है, अगर वो जिसको फॉलो करती है, आपका सोल जिसको फॉलो करता है, आप उस रिलीजन के रिगार्डिंग इनर बिलीफ रख सकते हैं। अब आपकी अंतरात्मा उसके अकॉर्डिंग है, एंड अकॉर्डिंग टू पजेसिंग दैट इनर बिलीफ आप उस रिलीजन का जो है प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेशन कर सकते हैं, समझ गए, प्रचार प्रसार प्लस उसके जो रिचुअल्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रिलीजन में। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। अभी हमारे पास लास्ट ईयर जो कर्नाटका हिजाब बैन केस आया, कर्नाटका हिजाब बैन केस में क्या देखा था आपने कि मान लीजिए स्कूल गर्ल चाइल्ड है ना, प्री यूनिवर्सिटी गर्ल चाइल्ड है, अगर उसको स्कूल के अंदर में मना कर दिया जाता है नॉट टू वियर हिज, मतलब उसको मना कर दिया जाता है नॉट टू वियर हिजाब ऑन द ग्राउंड की स्कूल के करिकुलम का, स्कूल के डिसिप्लिनरी नॉर्म्स का वायलेशन। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर लॉ के थ्रू स्कूल के करिकुलम में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर कर दिया जाता है कि डिसिप्लिनरी नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए आप इस प्रोविजंस का इंप्लीकेशन करवा सकते हैं। समझ गए बात को। अगर वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है, किसी स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन देता है नॉट टू वियर हिजाब ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट्स, है ना, स्कूल राइट्स, जो एक एजुकेशन काउंसिल के राइट्स है उसके वायलेशन का हवाला दे करके उसको मना किया जाता है, तो अब क्या होगा कि यानी उस स्कूल गर्ल चाइल्ड के द्वारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, और उसके एवज में जो उसके पास एक्सप्रेशन का राइट आ जाता है। समझ गए, एक्सप्रेशन क्या, चूंकि उसकी इनर बिलीफ है इस्लामिक पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि यहाँ पे इस्लामिक रिलीजन के थ्रू, और उसके रिलीजन में इस्लामिक रिलीजन में क्या आता है कि उसको इंटीग्रल माना गया है ना, इंटीग्रल देखेंगे क्या कि दोज हु फॉलो इस्लामिक रिलीजन यूज टू वियर हिजाब, है ना, जो फेस को कवर करने के लिए, बट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन देना नॉट टू वियर हिजाब ऑन सच ग्राउंड, तो अब क्या हो जाएगा, तो उस लड़की के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए। समझ गया ना, सब क्लाउज ए के अंदर में चूंकि वो बोल तो नहीं रही है कुछ, बट उसके एक्सप्रेशन जो है, और इन एसोसिएशन विद आर्टिकल 25, समझ पा रहे हैं ना कि आर्टिकल 25 के अंदर में जो उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, कोई भी रिलीजन को कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर में वो प्रैक्टिस प्रोपेगेशन कर सकते हैं, इनर बिलीफ रख सकते हैं, और उसके नाते आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन भी होगा। अब उस लड़की ने, उस गर्ल चाइल्ड ने क्या किया कि आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के वायलेशन, ये तो फंडामेंटल राइट है ना, और इनके वायलेशन के आधार पे कर्नाटका हाईकोर्ट में केस कर दिया जाता है। समझ गए ना, तो लड़की उस स्कूल प्री यूनिवर्सिटी गर्ल चाइल्ड का क्या आर्गुमेंट होगा, क्या कि द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स विच हैज बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 and the fundamental rights which has been guaranteed under article 19 clause 1 sub clause a, है ना, वो भी स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन वहां पे क्या हो रहा है, उसके रिलीजन के हिसाब से टू वियर हिजाब। समझ गए बात को। तो यानी कि इस स्कूल गर्ल चाइल्ड के जो आर्ग्यूमेंट होंगे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स होगा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या आर्ग्यूमेंट होगा
क्या कि स्कूल के जो डिसिप्लिनरी नॉर्म्स हैं, है ना, जो कि उस लॉ के थ्रू आ रहे हैं, एजुकेशन काउंसिल के लॉ के थ्रू आ रहे हैं, वायलेशन ऑफ सच लॉ, समझ गए। तो केस कहां पे चला जा रहा है? कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, कर्नाटका मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है ना, कोर्ट है, आपने देखा होगा कि अपने पास जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, किस शेप में मिलता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, बताइए। अगर इंडिया पिरामिडिकल शेप में है, तो पिरामिडिकल शेप कहने का मतलब है क्या कि एट द टॉप लेवल सुप्रीम कोर्ट इज लाइन, एट इंटरमीडिएट लेवल देयर इज हाई कोर्ट, और नीचे लेवल पे क्या हो जाएंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट। समझ पा रहे हैं ना? यही हायरार्की आपको हर जगह कोर्ट, जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का मैकेनिज्म है, वो आपको हर जगह यही एप्लीकेबल होगा, जिसको कि हम लोग एक लाइन में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। समझ गए? तो इंडिपेंडेंसी इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। समझ पा रहे हैं? जो भी प्रोविजंस है। तो नेवरदलेस अभी हम लोग बस इसको देखने वाले। तो केस कहां पे गया था? कर्नाटका हाई कोर्ट में। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या देखा कि इस एस्पेक्ट को भी देखा, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लॉज है उसको भी देखा, स्कूल के डिसिप्लिनरी नॉर्म्स को भी देखा। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ये आर्ग्यूमेंट था क्या कि ठीक है, अगर हिजाब पहनने से, हिजाब है, हिजाब पहनना है और पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू आ रहा है ये, तो इसका मतलब कल के जो राइट टू इक्वलिटी है स्कूल के अंदर में कि सब कोई बराबर है ना, राइट टू इक्वलिटी में ये इधर ऑन द सेंस ऑफ ड्रेस, तो ये तो उसका वायलेशन है ना, राइट टू वायलेशन, राइट टू जो मतलब आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, इसका तो वायलेशन दिख रहा है। एक तो ये आर्गुमेंट हो गया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? क्या कि स्कूल के डिसिप्लिनरी नॉर्म्स का वायलेशन। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसे रिलीजन, मतलब अगर जब भी कोई रिलीजियस मुद्दा पे जजमेंट आता है तो उसके लिए कोर्ट एक्चुअली गोज थ्रू द स्कोप ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ERP। समझ गए? व्हेनेवर केसेस इज अगेंस्ट द कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और वो रिलीजियस मुद्दे पे हो, सच सेंसिबल रिलीजियस मुद्दे पे, तो क्या होगा? कोर्ट एक्चुअली रीड या गो थ्रू द होली टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजियस मतलब मैटर, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? इस्लामिक मैटर पे जाएंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ERP का मतलब हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का क्या मतलब हो जाएगा कि क्या वो उस रिलीजन में एक्चुअली में जो उस रिलीजन की जो होली टेक्स्ट बुक है उसमें मेंशन है, ऐसा क्या? तो एक्चुअली में क्या होता है? जजेज उसको पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, है ना, उसमें जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनकी हेल्प से, है ना। तो कोर्ट ने ये पाया क्या कि नो, वियरिंग हिजाब इज नॉट कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ ERP, की ऐसा नहीं है क्या कि इस्लामिक जो रिलीजन, इस्लामिक जो होली टेक्स्ट है कुरान, दैट इज कुरान, कि कुरान में हिजाब को पहनना मैंडेटरी बोला गया। समझ गए ना? तो ERP में ये देखा जाता है कोर्ट के द्वारा कि क्या उस पर्टिकुलर होली बुक में, जिस भी रिलीजन का हो, उसमें ऐसा मेंशन है क्या? समझ गए? और मेंशन होने के नाते फिर उसको फॉलो करना। तो कोर्ट ने पाया क्या कि नो, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ ERP। ऐसा नहीं है क्या कि कुरान में एसेंशियली इस बात को मेंशन किया गया कि आपको हिजाब पहनना है। समझ गए? तो कोर्ट एक्चुअली किसको रेफर कर रहा है? यहाँ पे ERP को रेफर कर रहा है। और ERP होता क्या है वो भी समझ गया। तो कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन दिया था? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में दिया था, और ये बोला था क्या कि डूइंग सच थिंग, है ना, मतलब डिसीजंस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। रदर क्या है क्या कि उस गर्ल चाइल्ड के द्वारा जो ब्लेम किया गया था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज A का वायलेशन किया है, तो दैट वाज नॉट इलीगल, है ना, वो लीगल था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में था। तो ये लेटर ऑन बाद में चीजें क्या होती है कि कर्नाटका हाई कोर्ट की इस जजमेंट को उस गर्ल चाइल्ड के द्वारा फर्दर चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इस मैटर पे क्या किया? वर्डिक्ट दिया था, और वो वर्डिक्ट क्या था? स्प्लिट वर्डिक्ट। जब केसेस होते हैं और जो नंबर ऑफ जजेज हैं, है ना, जो बेंच कंस्टिट्यूट की जाती है वो इवन नंबर में अगर कंस्टिट्यूट की जाती है, और डिसीजंस जो है वो इक्वली बढ़ जाते हैं ना, इक्वल हाफ्स में बढ़ जाते हैं। अगर 2 का है तो 1-1, 4 का है तो 2-2। समझ गए? 4 जजेस का बेंच कंस्टिट्यूट किया गया, 2 जजेस का बेंच कंस्टिट्यूट किया गया। तो यहां पे भी क्या था? कर्नाटका हिजाब बैन केस के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आता है बाय 1-1। यहां पे 2 जजेस बेंच कंस्टिट्यूट की गई थी, एक जज ने
मतलब अगेंस्ट में बोला, एक ने फेवर में बोला। क्लियर है ना? तो दैट्स अभी भी क्या है कि अंडर कंसिडरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और इस पे फाइनली जो है वही है कर्नाटका हिजाब बैन केस का यही था मतलब। तो एक्सप्रेशन का मुद्दा समझ में आ गया। अब ये बतलाइए कि क्या ये राइट जो दी गई है उस गर्ल स्कूल चाइल्ड के ही बारे में केस कंसीडर कर लेते हैं, क्या ये राइट एब्सोल्यूट है? आप तो ऐसे भी जान रहे हैं कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नेचर का है ही नहीं। पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो क्या राइट टू एक्सप्रेशन विच हैज बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए एब्सोल्यूट है? नहीं है, क्योंकि आप क्या जान रहे हैं इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया जा रहा है ना, और उसके लिए वर्ड क्या यूज कर रहा है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही रिकॉग्नाइज कर रहा है इसको कि नहीं ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में 6 प्रोविजंस ऐसे हैं, 6 प्रोविजंस के आधार पे इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए कि क्या हमें राइट टू स्पीच है हमारे पास, तो स्पीच के चक्कर में तो हम कुछ भी बोल जाएंगे, ऐसा बोल जाएंगे कि दो देश आपस में लड़ लें, इंडिया और सपोज कोई भी कंट्री हो, तो इसका क्या मतलब है? दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा होना चाहिए था ना। तो और उसी के अकॉर्डिंग है कि जस्टिफिकेशन है इस चीज का। मान लीजिए हम कुछ भी बोल देंगे, डिफेमेशन का ग्राउंड नहीं बनता है क्या कि बोलते बोलते हम कुछ भी ऐसा बोल दें जो कि सामने वाले को हर्ट कर जाए, है ना, सामने वाले के फीलिंग्स को। यानी कि ऐसा कुछ हमने बोल दिया कि एक सोशल आउटरेज ही क्रिएट कर दिया, दो कम्युनिटी लड़ गए सोसाइटी में, और हम इस चीज का हवाला दे रहे हैं नो आई एम एंजॉयिंग राइट टू स्पीच, है ना। कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया, मान लीजिए हमने क्या किया, फोटो ही पोस्ट किया, सपोज ट्विटर पे कर लिया, फेसबुक पे कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया कि दो सोशल कम्युनिटी के बीच में जो सोशल हार्मोनी थी, सामाजिक समन्वयता थी, सामंजस्यता थी, वो खत्म हो गई। तो क्या मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दिया, जो जस्टिफिकेशन तो है ना उसका। तो यही चीज हम लोग देखते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां पे दिए गए, इसके अंदर में। समझ गए? तो इसके अंदर में लिख लीजिए पहला जो रीजनेबल, जैसे मान लीजिए कंट्री के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बेसिस पे, है ना, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के ग्राउंड पे दिया जा सकता है। उसके बाद डिफेमेशन के ग्राउंड पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिया जा सकता है ना। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं। क्लियर है? कुछ कुछ ग्राउंड्स का मेंशन कर लीजिए कि कौन कौन ग्राउंड पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। लिख लीजिए, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की क्या बोलेंगे उसको, संप्रभुता है, और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, एकता के अगेंस्ट वाली चीजें जो होगी उसके आधार पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगला लिख लीजिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जब सुरक्षा का मामला हो तो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगला लिख लीजिए, फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, ये ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे क्या होगा कि वो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है। फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, है ना। अगला लिख लीजिए, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस एंड मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस एंड मोरलिटी। अगला लिख लीजिए, डिफेमेशन, किसी को डिफेम कर दिए तो ऐसा नहीं है क्या कि वो राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट हो जा रहा है। ये सारे ग्राउंड्स हैं अपने पास जिसके आधार पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो भी आर्टिकल 19 क्लास 2 के अंदर में इटसेल्फ। डिफेमेशन हो गया ना, पांचवा ग्राउंड। अगला लिख लीजिए, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, सपोज किसी आपराधिक घटना के बारे में अंदेशा हो रहा है ना, तो उस आधार पे भी क्या है, क्या कि हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, है ना, जो कि ये सारी चीजें कहां पे बतलाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर। क्लियर है? अगला लिख लीजिए, अच्छा एक बात ये देखिए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या एब्रोड में भी एप्लीकेबल है? एब्रोड में एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो जाएगा, सपोज मीडिया, है ना, मीडिया टू गैदर इंफॉर्मेशन और टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपके पास सूचना पाने का अधिकार है, तो आप किस में लेंगे, इसी में लेंगे ना। मान लीजिए मीडिया को आप किस में लेंगे, कौन इन सब के अंदर है मीडिया का जो है राइट टू प्रेस, है ना, राइट टू प्रेस या राइट टू मीडिया, राइट टू वेबसाइट, राइट टू ब्लॉग, ये सबको किस में लेंगे, इसके कौन से प्रोविजन में? यही आएगा ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू सपोज जैसे मीडिया है, तो मीडिया क्या है, दे यूज टू इम्पैक्ट या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, है ना, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करना है, एक्सचेंज करना है,
यही काम हो रहा है ना वहां पे। तो इसका क्या मतलब है, क्या कि दिस नेचुरली कवर्स राइट टू, मतलब दिस नेचुरली कवर्स राइट टू प्रेस, है ना, राइट टू वेबसाइट। मान लीजिए कोई साइट है जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, सब कुछ इसके अंदर में कवर हो जा रहा है। तो आप इसके अंदर में सब पॉइंट्स लिख लीजिए। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए ऑटोमेटिकली includes right to gather information, राइट टू गैदर इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार हो जाएगा, एकत्रित करने का अधिकार हो जाएगा, राइट टू गैदर इंफॉर्मेशन, है ना, कॉमा एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, exchange information, exchange information, that is it naturally covers, that is it naturally covers right to press, वेबसाइट, है ना, चाहे ब्लॉग वगैरह को हो, ब्लॉग वगैरह को लेकर के हो, जिस भी फॉर्म में है, प्रेस को लेकर के हो, तो सब इसके अंदर में आ जाएगा। दैट इट नेचुरली कवर्स प्रेस, वेबसाइट, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिसके भी थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर में कवर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपका बाहर भी एप्लीकेबल है, इंडिया के अब्रॉड भी एप्लीकेबल है? तो इसके लिए देखिए, एक केस है अपने पास, उस केस का नाम है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस जो कि आर्टिकल 21 के अंदर में हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो रहा है मेनका गांधी केस के थ्रू, 1978 की बात है। बट यहां से कैसे रिलेट करेंगे कि एक्चुअली पासपोर्ट, देखिए बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो एक लॉ के थ्रू हो रहा है, उस लॉ का नाम है इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967, ठीक है। और व्हेन मेनका गांधी अप्लाइड फॉर, शी अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, है ना, टू गेट पासपोर्ट, शी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ लॉ, है ना, उसने कर दिया, पासपोर्ट उसे मिल भी जा रहा है। पासपोर्ट मिलने के बाद क्या होता है कि इन नोटिस वाज सेंड टू द मेनका गांधी, उनके पास एक नोटिस जा रहा है, और नोटिस के अंदर में बोला जा रहा है कि योर पासपोर्ट हैज बीन सीज्ड, है ना, आपके पासपोर्ट को वापस ले लिया गया है पासपोर्ट ऑफिशियल्स के द्वारा, appropriate authority के द्वारा। and say when she wanted to know the ground of such official notification and she was denied, कि आपको ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि आपका पासपोर्ट क्यों सीज किया जा रहा है वापस, है ना, आपको एक बार दे दी गई, पासपोर्ट ऑफिशियल ने उनके पासपोर्ट को मंगा लिया, तो दैट्स वाई अब जो ग्राउंड है देने का, एक्चुअली जब समझना, पर्टिकुलर लॉज को रेफर करते हुए, उस लॉज में वो कौन सा लॉज था, बोला गया कि जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया और पासपोर्ट मिला, उसी का एक सेक्शन है, मतलब इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 सेक्शन 10 सब क्लाउज सी, उसी का एक ये प्रोविजन है दैट empowers passport official not to inform, है ना, not for the disclosure of the ground of, कि पासपोर्ट जो सीज किया गया है आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि उसका ग्राउंड क्या है सीज करने का, है ना। तो लॉ को ही रेफर करके किया जा रहा है एज अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट ऑफिशियल, कि पर्टिकुलर लॉज का है, लॉज के प्रोविजन के थ्रू आपके पासपोर्ट जो सीज कर लिए गए हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाए। एक्चुअली शी वाज कम्युनिकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूनियन लेवल पे आएगा ना वो। तो अब उसके बाद क्या है कि इस आधार पे मेनका गांधी केस फाइल करती है, और केस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार जो है इस मेनका गांधी केस के थ्रू कहां पे जाने की कोशिश करता है, सब्जेक्टिविटी ऑफ द लॉज में जाने की कोशिश करता है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि स्टोरी में मैंने बोला था ए.के. गोपालन केस, तो क्या ए.के. गोपालन केस में जो गोपालन साहब का डिटेंशन हुआ था ना, ध्यान आ रहा होगा, ए.के. गोपालन साहब का जब डिटेंशन हुआ था तो क्या कोर्ट लॉज में गया था, लॉज के सब्जेक्टिविटी में गया था, सिर्फ लॉ को देख के बतला दिया ना कि हाँ चलिए लॉज के अकॉर्डिंग आपका डिटेंशन है, तो दैट्स व्हाई इट इज लॉफुल डिटेंशन। हालांकि सेक्शन 14 वाज वायलेटिव ऑफ पीडीए, है ना, सेक्शन 14 वाज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 22, ये चीज है, दैट्स व्हाई सेक्शन 14 वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर है ना। अब क्या हो रहा है, लेकिन कोर्ट वहां पे लॉज के सब्जेक्टिविटी में कभी नहीं गया, कोर्ट जो है क्वेश्चन किया ही नहीं लॉज पे, कोर्ट जो है बस ये देख रहा था कि लॉज के होने की, उस लॉ के होने की वजह से क्या है कि इनके डिटेंशन को अफेल कर दिया गया कि हाँ चलिए इनका डिटेंशन सही है, दैट्स व्हाई
कि उस लॉज के थ्रू स्टेट का एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या था, उनकी गिरफ्तारी। तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया था एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट, और क्वेश्चन को क्या पाया कि नहीं सही है, क्योंकि लॉ के हिसाब से हुआ है। लेकिन अब क्या है, मेनका गांधी का जो पासपोर्ट सीज होने का ग्राउंड था, दैट वाज डिनाइड बाय मिनिस्टर, मतलब शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्राउंड ऑफ सीजिंग, है ना, ग्राउंड ऑफ सीजिंग ऑफ द पासपोर्ट ऑफ मेनका गांधी, कि आपको नहीं बतलाया जाएगा कि आपका ये आधार क्या है, क्योंकि हमारे पास लॉ हमें पावरफुल बनाता है कि हम नहीं करेंगे आपको। मेनका गांधी इसी चीज को लेकर के केस कर देती है ना, क्या कि इस तरह से क्या होता है कि मेरा जो राइट टू लाइफ है वो हेम्पर हो जाएगा। अगर हम बाहर नहीं गए तो मेरा जो राइट टू लाइफ है विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, है ना, 21 के अंदर में जो जीने का अधिकार दिया गया है, कहीं ना कहीं वो मेरा हेम्पर हो जा रहा है। और पहली बार कोर्ट जो है, तभी जब हम लोग 21 पे आएंगे ना तभी समझेंगे इसको अच्छे से, बट यहां से हम लोग एक इनिशिएट लेते हैं इसको लेकर के। तो कोर्ट जो है पहली बार लॉ की सब्जेक्टिविटी में जा रहा है कि ऐसा नहीं है क्या कि कोई भी पर्सन सिर्फ जान है उसमें, एनिमल एग्जिस्टेंस है, तो वो राइट टू लाइफ के अंदर में कवर हो जा रहा है। कोर्ट बोलता है कि नो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट इज एसोसिएटेड विद पर्सन्स लाइफ इन ए वे, कि उसके लाइफ को वो एस्पेक्ट जो है मीनिंगफुल बना देगा, कंप्लीट बना देगा, वर्थफुल बना देगा, डिग्निफाइड बना देगा। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है उस एस्पेक्ट से, तभी जाके राइट टू लाइफ का असली मीनिंग है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर में दी गई है। तो मेनका गांधी जी को इंफॉर्मेशन नहीं देना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है पर्टिकुलरली, है ना। और क्या बोला गया कि कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि नहीं, स्टेट ये जो है ना इस मैटर पे जितना वर्स्ट पॉसिबल एक्शन लेना है ना, लॉज है माना ना, लेकिन एक स्टेट के द्वारा, एक अथॉरिटी के द्वारा जितना मैक्सिमम लेवल पे वर्स्ट पॉसिबल एक्शन लेने का था, स्टेट ने लिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेनका गांधी जी का आर्टिकल 21 का वायलेशन, जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बोलता है। क्लियर है। तो इस वजह से अपने आप में वो बहुत बड़ा डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा है। बट यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या कि कौन से ग्राउंड को देख रहे थे, हाँ मतलब कि ऐसा नहीं है क्या कि हाँ, ये जो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के समझने के लिए ये बोला था कि एब्रॉड में भी एप्लीकेबल है। तो कोर्ट ने वहां पे इसी केस को रेफर करते हुए, मेनका गांधी के केस को ही रेफर करते हुए बोला क्या कि ये जो राइट टू गैदर इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन which has been guaranteed under article 19 clause 1 सब clause ये, this is applicable in abroad to, बाहर में भी रह करके, आप इंडिया से बाहर भी हैं तो इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का राइट है आपके पास। समझ गए। तो गलत बोला था आपने, लिख लीजिए, हाँ समझ गए, उसमें लिख लीजिए कि इन मेनका गांधी केस, इसी के इंटरप्रिटेशन में लिख रहे हैं, इन मेनका गांधी केस इट वॉज हेल्ड, इन मेनका गांधी केस का ईयर भी लिख लीजिए ताकि जब आएंगे वहां पे तो आसानी होगी। इन क्या लिखे, इन मेनका गांधी केस 1978 द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट मीन्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू गैदर इंफॉर्मेशन, right to gather and exchange information is also applicable, right to gather and exchange information is also applicable in abroad। समझ गए, अंडरलाइन कर लीजिए, इन अब्रॉड, ठीक है ना। तो पहली बार यहां पे इस चीज को हाईलाइट करके बोला गया था। तो जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उस वक्त ज्यादा समझ में आएगा, बट फिलहाल चीजें जो ऑलराउंड है इसके आसपास समझ में आ गया ना, एक पेरिफेरी के तौर पे। तो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए का डिस्कशन ओवर हो जा रहा है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आपने देखा कि कैसे। अब आ जाते हैं हम लोग राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, है ना। दूसरा लिख लीजिए आर्टिकल 19 क्लाउज, मतलब एक प्रोविजंस लेंगे और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी लिखते चलेंगे। क्या लिखा आपने, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज बी क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एक सेकंड, गलत बोल दिया, पीसफुल एसोसिएशन तो आपका सी में है ना, पीसफुल असेंबल के बारे में बोलता है। राइट टू फॉर्म, राइट टू असेंबल, राइट टू असेंबल का है ये बी जो है, राइट टू असेंबल। तो असेंबल होने का राइट है, इसका क्या मतलब है, दैट शुड बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड, है ना। इसको भी लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट शुड बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड,
पीसफुल मतलब शांति तरीके से करेंगे, है ना, और अनआर्म्ड जो है वो अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि सब अपने अपने पावर दिखला रहे हैं, है ना। दैट शुड बी अनआर्म्ड एंड पीसफुल। अब यहां पे देखिए, जैसे हमारे पास आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमनली सुना होगा कि कर्फ्यू सुने। इंपोजिशन ऑफ कर्फ्यू में क्या होता है कि मान लीजिए इट प्रोवाइड्स प्रोहिबिशन ऑफ गैदरिंग ऑफ 4 और मोर पीपल, क्लियर है। तो इसके बारे में जो अपने जो एग्जिस्ट अभी क्या है कि अपने यहाँ अपने कंट्री के अंदर में जो क्राइम्स हैं वो कैसे डिसाइड हो रहे हैं, कौन से लॉ के थ्रू। कोई भी क्राइम्स जो हैं वो अपने कंट्री के अंदर में कौन से लॉ के थ्रू डिसाइड हो रहा है अभी, कौन सा। हाँ, मतलब क्राइम्स इन आवर कंट्री इज डिसाइडेड नाउ इट इज बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पहले यही है विच हैज रिप्लेस्ड, जो एग्जिस्टिंग थे लॉज क्या था, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये प्रोसीजर लॉ है, डिटेल्ड प्रोविजंस यहाँ पे दिए जाते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये पहले के लॉ है, और इसी को रिप्लेस करके अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। तो यहां पे देखिए, यहां पे पहले क्या था, सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी पहले वाले लॉज थे, और इसी को यानी कि आईपीसी में एक जनरल प्रोविजंस को गवर्न किया गया था, और सीआरपीसी में क्या बोला गया, डिटेल प्रोविजन, तो उसी से रिलेटेड ये यहां पे। और सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, ये दोनों कर्फ्यू के बारे में मेंशन कर रहा है। बट आज के समय में हम लोग क्या देखते हैं, सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्लियर है। तो ये रिप्लेस हो गए, तो अब हम इसको देखेंगे पर्टिकुलर। तो यही वो राइट है जो कि राइट मतलब है हमारे पास, पीसफुल मतलब असेंबल का राइट है। बट क्या पीसफुल असेंबल का राइट जो दिया गया है वो एब्सोल्यूट है, नहीं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे प्रोवाइड करवाया दिया जा रहा है उस पे, आर्टिकल 19 क्लाउज 3, है ना। पहले ही आपने कंडीशन तौर पे लिख लिया है कि दैट शुड बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड, बाकी सपोर्टिव चीज कहां से मिल जाएगा, यहां से लिख लीजिए, यानी कि रीजनेबल, ये भी लिख लिया ना, ये सारी चीजें, है ना। जो भी बोर्ड पे आ रहा है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेवेंट है तो उसको लिखिए, और थोड़ा इनडायरेक्टली हो तो उसको मार्जिन में लिख लिया करिए। बाकी क्या, आर्टिकल 19 क्लाउज 3 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वहीं पे लिख लीजिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 3 आर, शॉर्ट में लिखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर, कुछ भी समझ में आपको समझ में आ जाए बस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, है ना, अंडर आर्टिकल क्लाउज 3, यानी कि इसका जो इसके अंदर में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट टू ये असेंबल के अंदर में, है ना, जो कि क्लाउज बी में दिया गया है। इसमें लिख लीजिए 2 ग्राउंड्स हैं, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, ग्राउंड्स में बस शॉर्ट में लिखिए सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर ये इंडेंजर पोजीशन पे हो तो ये राइट्स रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता और एकता के अगेंस्ट हो कोई भी चीज है। दूसरा लिख लीजिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक यहां पे नहीं है एक्चुअली, क्लाउज 6 में मिलेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर। अब देखिए डिफेमेशन हो गया, चाहे मान लीजिए अभी पब्लिक ऑर्डर ही लिखा आपने, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो क्या एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं इन सबको, कुछ है चीजें। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, कहीं पे कुछ बतलाया गया है, मान लीजिए सोशल ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करना, वो भी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो कहीं पे कुछ भी एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई दिस प्रोवाइड्स स्कोप ऑफ मिसयूजिंग ऑफ दीज प्रोविजंस, है ना, दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर मान लीजिए डिफेमेशन के आधार पे है केस होता है और लेटर ऑन फाउंड दैट कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इट मींस कि प्रोविजंस वर मिसयूज्ड अकॉर्डिंगली, क्लियर है ना। तो इसमें मिसयूज का भी कंसर्न एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 ग्राउंड हो गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, तो इसमें मेरे ख्याल से और ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, इसके अंदर में क्या देख पा रहे हैं कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, है ना, यूनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, जो संघ बनाने का अधिकार है ना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट थोड़ा लेट से बोला आपको इसीलिए क्योंकि अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था, तो इसको बाद में कब लाया गया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट में। कोऑपरेटिव मूवमेंट में लिख लीजिए वहीं पे
कोऑपरेटिव एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब दो ही ग्राउंड्स थे, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी के अंदर में क्या था, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन ऐसे करके, बट कोऑपरेटिव मूवमेंट बाद में ऐड हुआ है तो उसी के रिगार्डिंग आपको बतला रहे हैं। समझ ये इसका मतलब समझ गया ना कि आप जो है एकत्रित होकर के आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी का राइट्स है कि आप संघ बना सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो भी रेलवे लेबर यूनियन है ना, ये एसोसिएशन, तो सारा क्या है क्या कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के राइट्स और लिबर्टी के ही प्रोटेक्शन और प्रमोशन के रिगार्डिंग दिया गया है। वो भी हमारे मतलब स्पेसिफिकली जो यूनियंस हैं, जो कि यूनियन बना करके क्या होता है, मान लीजिए देखा होगा आपने क्या कि वर्कर्स यूनियन, तो यूनियन बनाने से क्या होता है कि वर्कर के इंटरेस्ट को, एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास वर्कर है, तो उस फैक्ट्री के अंदर में, उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में वर्कर्स के इंटरेस्ट को लेकर के उनके डिमांड्स को कौन रखेगा मैनेजमेंट के सामने, ये वर्कर्स की तरफ से। सबके सब वर्कर्स तो रिप्रेजेंट नहीं कर देंगे, तो इसीलिए क्या किया इन्होंने यूनियन का, तो यूनियन का बनाना एक कहीं यूनियन का बनना कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक डायमेंशन को भी बतलाता है ना। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप देखते हैं दो मेजर ग्रुप है, एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉय, है ना। तो एम्प्लॉयर अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कि पहले ऐसा होता था, तो डिसीजंस लिए जाएंगे सिर्फ, और अगर ये कंसीडर करें कि हमारा वेलफेयर ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो जो डिसीजंस लिए जाएंगे क्या वो कंप्रोमाइजिंग फैक्टर में नहीं होगा, कंप्रोमाइजिंग यानी कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेबर्स, है ना। लेबरर्स जो हैं वहां पे, वर्कर्स जो हैं वहां पे, उनको क्रश करने के लिए नहीं होगा। जैसे आपने कार्ल मार्क्स की थ्योरी वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, जो उनका कैपिटलिस्ट थ्योरी था, जाके यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेंगे, हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं सोसाइटी के, है ना, वर्कर्स को, जो नीचे तबके के बुर्जुआ क्लास को उन्होंने जो यूज किया था। अब क्या है यहाँ पे कि अकॉर्डिंगली क्या है कि जब वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आया, वेलफेयरिस्टिक ओरिएंटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब दिया, तो अब गांधीयन आइडियोलॉजी भी क्या कहेगी, क्या कि नहीं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई भी डिसीजंस में वर्कर की तरफ से भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बाद में भी हम लोग देखेंगे कैसे इस नॉर्म्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर दिया जाता है। बट फिलहाल के लिए क्या है कि यूनियन हम लोग क्यों बना रहे हैं, एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं, ताकि जो उनका ग्रुपिंग, उनके उन लोगों का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो सकेगा इन दैट एस्टेब्लिशमेंट और इन दैट फैक्ट्री, सो दैट कि उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन और प्रमोशन मैनेजमेंट में, अगर मान लीजिए कुछ बोला जाए कि सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इस फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए सही नहीं है प्रोविजंस, पीने का पानी सही नहीं है, तो कौन रखेगा, यही यूनियन रखेगा। समझ गए यूटिलिटी क्या है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट भी क्या है आपका, कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या है कि वॉलंटरी एसोसिएशन है ना, प्रोफेशनली मैनेज। अभी आप देखेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में एग्जांपल में समझिए, जैसे आपने सुना होगा अमूल का, है ना, जो अमूल जो दूध का है, अमूल कंपनी आपको क्या है कोऑपरेटिव मूवमेंट का एकदम बेटर एग्जांपल है। और इसको हम लोग इसीलिए लॉज बनाने की जरूरत या कॉन्स्टिट्यूशन में देने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ये एक ग्रेट मतलब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है, जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ना, कंट्री के ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। तो इस वजह से जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो एक यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए थे ना, जिसको कि यूनिफॉर्म लॉज के थ्रू क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रोविजन डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसको किस चीज से डालते हैं, यानी कि सहकारी समिति जो होती है ना, कोऑपरेटिव मूवमेंट बार बार निकल जा रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले भी शायद मूवमेंट ही निकला था मुंह से, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सहकारी समिति जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी में ये एडिशनल था, किससे ऐड हुआ, कौन से प्रोविजन से ऐड हुआ। तो इन्हीं सारी यूटिलिटीज को देखते हुए क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडिशन हो जाता है ना, इस वाले में ग्रुप मतलब आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी के अंदर में। क्लियर, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। क्लियर है यहां तक। अब देखिए एक चीज कि अभी क्या बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब है क्या, ये बात आप समझ गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, कौन पावरफुल है, मतलब कौन बॉडी कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है लॉज बनाने को, वेदर सेंटर और स्टेट। नहीं, कोऑपरेटिव जो है एज ए सब्जेक्ट मैटर किसका है वो आइटम, कौन मतलब किसके अंदर में आता है, किसकी कंपिटेंसी जोन में आता है, स्टेट के अंदर में। अगर जैसे आपने देखा होगा झारखंड कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए सब्जेक्ट मैटर वो स्टेट के अंदर में आता है, बट
एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखेंगे जो कि एक स्टेट से ज्यादा प्रेजेंस है, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज प्रेजेंस इन मोर देन वन स्टेट। तो सपोज ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि झारखंड में भी है, बिहार में भी है, सपोज मध्य प्रदेश में भी है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉज एप्लीकेबल होगा बताइए? या एक अलग ही तरह के लॉज की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे? क्या झारखंड वाले लॉ से एप्लीकेबल करेंगे या एमपी वाले लॉ से करेंगे? तो इस टाइप का सब्जेक्ट मैटर को, यानी कि एक जो कि एक्सक्लूसिवली कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर हो जाता है, बट एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज प्रेजेंस इन मोर देन वन स्टेट, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। तो आप अपने से बतलाइए क्या कि ये किस सब्जेक्ट के अंदर में आना चाहिए? क्या स्टेट के अंदर में आना चाहिए या यूनियन के अंदर में आना चाहिए? यूनियन के अंदर में इसलिए आएगा क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ना यहाँ पे हमें। क्लियर है यहाँ पे? तो अभी यूज करते हैं, इसको देखेंगे। तो फिलहाल अब आप इस चीज को केपेबल है समझने में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है यहाँ पे। अब देखिए 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 2011। इसके थ्रू हमने क्या किया? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी। तो सब क्लाउज सी के अंदर में क्लाउज सी जो है, सॉरी, सब क्लाउज सी नया नहीं बन रहा था, एक्चुअली मॉडिफिकेशन हो रहा था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास आर्टिकल 43B भी आ जाता है डीपीएसपी में। क्लियर? आर्टिकल 43 बहुत सारे चेंजेस हैं, एक नया ही पार्ट बन जाता है, पार्ट 9B। क्लियर ना? तो ये सारे चेंजेस आते हैं। आप अगर कैपेबल हैं मतलब आराम से इस चीज को बर्दाश्त कर पाने की कंडीशन में है ना, समझ पाने की कंडीशन में है, तो कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में हम लोग देखेंगे, है ना। क्या क्या फर्क पड़ा? फंडामेंटल राइट्स के अंदर में फर्क पड़ गया। ये 43B किस में आएगा? डीपीएसपी ना। तो डीपीएसपी में फर्क पड़ गया। और जो इसलिए आपको बोला था सेलेंट फीचर्स समझ लीजिएगा बढ़िया से। सेलेंट फीचर्स में भी आपको एक तरह से सब कुछ ओवरऑल व्यू दे दिया गया, ओवरव्यू दे दिया गया, और एक नया ही पार्ट जुड़ गया था, पार्ट 9B। और आर्टिकल्स देखेंगे तो आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक जोड़ा गया उसके अंदर। क्लियर? तो ये सारे चेंजेस हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट करने वाली बॉडी अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वही कर सकता है। तो क्या आपके हिसाब से ये नॉर्मल था या कुछ इसमें प्रॉब्लम्स लग रहा है? क्या ये नॉर्मल था? पार्लियामेंट एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बना लिया जो कि उसका था या उसका नहीं था? कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बनाया ना लॉज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लॉज बनाने को एक्चुअली में कौन कॉम्पिटेंट है? स्टेट। लेकिन बनाया कौन? पार्लियामेंट। तो क्या जो अपना इंडियन फेडरेशन है उसके नॉर्म से है या कुछ थोड़ा डिविएटेड था या उसके लिए एक अलग ही प्रोविजन से? तो इतना तो ओवरव्यू समझ में आ रहा है डिस्कशन किस अकॉर्डिंग जाएगा। देखिए अगर कुछ ऐसा है तो यानी कि इंडियन फेडरलिज्म वाला मुद्दा आ जा रहा है ना, कि लॉज बना दिया गया पार्लियामेंट, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ के थ्रू एक अपेक्स लेवल क्यों बनाया गया? क्या कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अब इसके अकॉर्डिंग होगा ही होगा, कंपलसरी प्रोविजंस में आ जाएगा। इस वजह से पार्लियामेंट ने बनाया कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने क्या बोला था आपको, ध्यान करिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसका सब्जेक्ट है? यूनियन का है या स्टेट का है? स्टेट का सब्जेक्ट है। यानी कि झारखंड के अंदर में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी जो लॉज बनाए जाएंगे, एग्जीक्यूशन जो होगा, झारखंड गवर्नमेंट इज एनफ कॉम्पिटेंट रिगार्डिंग मतलब अकॉर्डिंगली। क्लियर? बिहार में अपना हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि झारखंड पंचायती राज एक्ट, झारखंड म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, क्लियर है ना, क्योंकि वो इस मतलब स्टेट का है। अपने फेडरेशन में वो पावर स्टेट को दिया गया है टू मेक लॉज। बट जब बारी आई लॉज बनाने की तो सबने बना लिया। झारखंड तो चलिए एग्जिस्टेंस में आ रहा है 2000 में, है ना, लेकिन जो उस वक्त पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के समय में जो अपने पास 14 स्टेट्स थे, बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है स्टेट के नंबर में, लास्ट क्लास से आप रेफर कर सकते हैं। तो वहां पे क्या देखेंगे कि क्या सारे स्टेट्स ने एक ही मॉडल को एडॉप्ट किया? ये भी नहीं था, क्योंकि आप क्या अभी तो शायद नहीं पढ़ा आपने या बतलाया होगा उसमें सेलेंट फीचर्स में, क्या कि सबसे पहले राजस्थान ने मॉडल को एडॉप्ट किया पंचायती राज के, 3 टियर में कर लिया। उसके बाद फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, 4 टियर में वेस्ट बंगाल कर रहा है। फिर आंध्रा आ रहा है उसको 3rd टियर में लेके। समझ गए? इलेक्शन के मुद्दे हैं, कोई करा रहा है 5 साल में, कोई 20 साल में, कोई करा भी नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मिटी, तो इफेक्टिविटी तो फर्क पड़ेगा ना। मान लीजिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैटर किसी स्टेट में अच्छा रहेगा, किसी में बुरा रहेगा। रीजन क्या हो रहा है? बिकॉज ऑल दीज आर गोइंग ऑन ड्यू टू
इनएबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए लॉ, है ना, एक ऐसा लॉ जो कि समान रूप से यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो इन ऑन द मैटर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एप्लीकेबल करने के लिए कौन सा स्टेट बनाएगा, तो सब तो अलग अलग हो जाएगा, तो इसीलिए किसको बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्म। तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर पे बना सकता है लॉज, है ना। ग्राउंड बना देखेंगे हम लोग, 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसे सिचुएशन जहां पे कि पार्लियामेंट लॉज बनाता है, कब, स्टेट लिस्ट के मैटर पे। नॉर्मल तो अपना फेडरेशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नॉर्मली क्या देके रखा है, यूनियन गवर्नमेंट आर केपेबल टू मेक लॉज ऑन 100 सब्जेक्ट्स, एक्सक्लूसिव पावर है उसके। उसी तरह से स्टेट का एक्सक्लूसिव पावर किस पे, 61 सब्जेक्ट्स पे, और कोऑपरेटिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह उसके एग्जांपल्स में, जो कि उसका एक्सक्लूसिव पावर हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि एक यूनिफॉर्म ग्रेट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, दैट्स व्हाई एक यूनिफॉर्म लॉज की जरूरत थी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जरूरत थी, और इट वाज एन अटेम्प्ट बाय पार्लियामेंट, है ना, टू मेक ए लॉ दैट शुड बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑन ऑल इंडियन स्टेट्स ऑन द मैटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर हो गया? ऐसे नहीं है, हमारा इतना ज्यादा आसान नहीं करके बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे मैटर पे जब पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाया जाएगा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे, तो पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं सुपर पावर मिल गया ना, क्या ऐसे में तो पार्लियामेंट करते रहेगा, लॉज बनाते चलेंगे, स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉज बना लिया, जब दिक्कत हुई उसको खुद से मोनोपोली भी एंजॉय कर सकता है ना, तो एक उसको रोका गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया, ये बोला गया कि यस पार्लियामेंट इज कैपेबल टू मेक लॉज, है ना, बट दिस प्रोविजन, दिस अमेंडमेंट, है ना, ये अमेंडमेंट जब होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ही लाएगा प्रोविजन ऐसा, तो ये जो अमेंडमेंट होगा वो अमेंडमेंट कैसा रिक्वायरमेंट होगा, किस प्रोसेस के थ्रू, आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट होगा, और कैसे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और कम से कम आधे स्टेट्स जो है रेटिफाई कर देने चाहिए। समझ गए? यानी कि द प्रोविजंस विच अफेक्ट्स फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया, वापस बोल रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा, द प्रोविजंस which affect federal character of India and amendment under such provision is required by a special majority with states ratification। कितने states ratification है, क्या मतलब, स्टेट के द्वारा भी पास हो जाना चाहिए, अनुमोदित हो जाना चाहिए। क्लियर? कितने स्टेट्स पास करेंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स, ऐसा नहीं कि सबके सब, कम से कम आधे से ज्यादा, जैसे मान लीजिए अभी 28 है, आधा कितना हुआ, 14 स्टेट्स के द्वारा वो पास हो जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मुद्दा आया और पार्लियामेंट ने लॉज बना लिया 73rd अमेंडमेंट करके, 74th अमेंडमेंट करके, तो अकॉर्डिंगली इट वाज रेटिफाइड बाय 20 स्टेट्स। क्लियर है ना? अगर नहीं होता तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से हुआ ही नहीं। अभी भी क्या होगा, कोऑपरेटिव पे लॉ बनाया, कोऑपरेटिव किसका सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि ठीक है आप बनाइए, बट फेडरल कैरेक्टर भी तो है हमारे पास, और फेडरल कैरेक्टर को रिवाइव करने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट प्रोविजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, और पार्लियामेंट के द्वारा पास किससे होगा, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये है। और क्या हुआ, जब पार्लियामेंट ने लॉज बना लिया तो इट वाज नॉट रेटिफाइड बाय द स्टेट्स। अब समझ में आ गया? लॉज बना के ठीक है, यहां तक कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बना लिया जो कि उसका था ही नहीं, स्टेट का सब्जेक्ट था, और ग्राउंड ये था क्या कि चलिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंटेन हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो मेंटेन हो जाएगा, पार्लियामेंट कर सकता है, कर लिया, उसमें कुछ भी गलत नहीं। बट अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स इटसेल्फ, ये प्रोविजंस को किससे रेटिफाई होना चाहिए था, स्टेट्स के द्वारा भी रेटिफाई होने चाहिए थे। कितने स्टेट्स, कम से कम 14 स्टेट्स, एंड नो सच रेटिफिकेशन वाज डन बाय द स्टेट्स। स्टेट ने रेटिफाई किया ही नहीं। समझ गए ना? तो स्टेट ने जब रेटिफाई नहीं किया तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। दैट्स वाई क्या हुआ कि इसको पहली बार क्या हो जाता है, गुजरात हाई कोर्ट, है ना, गुजरात हाई कोर्ट में कोई टाइम लिमिट भी नहीं दिया हुआ है कि पार्लियामेंट स्टेट के द्वारा कितने टाइम में जो है रेटिफाई करने चाहिए। तो दिस मैटर, यानी कि पार्लियामेंट ने लॉज बनाया कोऑपरेटिव्स के मैटर पे, दिस मैटर वाज दिस मैटर गोज टू द गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट का जब जजमेंट आता है, और गुजरात हाई कोर्ट ने बोला
क्या कि ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, जिसमें कि पार्लियामेंट ने एक ऐसे मुद्दे पे लॉज बनाया जो कि उसका था नहीं, स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे, जो कि एक्सक्लूसिव किसका पावर है, स्टेट का पावर है। ये जो है क्या है, इस वजह से 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ गए? अब इस बात पे देखते हैं। अब देखिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि कोऑपरेटिव्स के मुद्दे पे जुड़ा हुआ था, इसके दो डायमेंशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी दो तरह की हो रही है ना, एक जो कि स्टेट का एक्सक्लूसिव है, एक जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी प्रेजेंस है, मतलब द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज प्रेजेंस इन मोर देन वन स्टेट। तो वो भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट नेचर अलग है उसका, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ गए बात को? तो आपको ये पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट। क्लियर है ना? और उल्टा बोल दिया ना, ये है आपका स्टेट सब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा आपका यूनियन सब्जेक्ट। अभी क्लियर है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को बोला क्या कि 97 के ऐसे प्रोविजंस जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजंस को डील करता है, जो कि एक्सक्लूसिव पावर किसका था, स्टेट का था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी यूनियन अपने मैटर पे लॉज बनाए ना, क्या दिक्कत है? समझे बात को? तो कब केस किया जा रहा है, 2013 11। अच्छा, ये तो 97 अमेंडमेंट तो 2011 का है ही, बट ये गुजरात हाई कोर्ट का केस कब का है, 2013 का। समझ गए बात? तो पार्लियामेंट अगर रेटिफिकेशन करवा लेता स्टेट्स के द्वारा, तो इट वाज held constitutional, it ought to be held constitutional by Gujarat High Court. But क्या होता है कि since no state has ratified this, तो that's why क्या हुआ कि गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बोला कि this is unconstitutional move by the parliament. क्लियर? अब क्या हो जाता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वापस गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, कैपेबल है ना करने को। तो दैट्स व्हाई गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन को इट वाज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2021। समझ गए? यानी रिलेट करिएगा, डिसीजन ऑफ गुजरात हाई कोर्ट विच वाज गिवन इन 2013, और क्या मुद्दा था समझ गए, इट वाज, है ना, इट वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2021। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि देखिए ऐसा है ना कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो था, अकॉर्डिंगली इट वाज टू बी रेटिफाइड बाय स्टेट, है ना, और पार्लियामेंट यहाँ पे जो है, पार्लियामेंट जो, अच्छा एक चीज बताइए कि गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, इंडियन फेडरलिज्म को बूस्ट करता है या डाइल्यूट करता है? फेडरलिज्म को बूस्ट करने का मतलब, फेडरलिज्म बूस्ट कब होगा, जब यूनियन इंक्रोच नहीं करेगा। इंक्रोच इन द सेंस कि यूनियन अपने पेरिफेरी में लॉज बना, स्टेट अपनी पेरिफेरी में। मान लीजिए आपकी पावर, आप कुछ खा रहे हैं, आपसे कोई आके छीन ले रहा है, तो आपका ये पावर क्या बूस्ट हो रहा है या डाइल्यूट हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है ना। लेकिन 4 बिस्किट और लाके दे दिया, अच्छे अच्छे से बिस्किट क्वालिटी वाले दे दिए, तो आप क्या हो रहा है, आप बूस्ट हो रहा है ना वो चीज। तो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर रहा था, इरोड कर रहा था ना फेडरलिज्म को, यानी इरोड इस सेंस में कर रहा था क्योंकि जो उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं था उसके लॉज बना रहा था। और गुजरात हाईकोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, आप नहीं बना सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपको रेटिफाई करवाना था, आपने करवाया नहीं। तो इस वजह से जो स्टेट का एक्सक्लूसिव पावर है वो उसके पास रहेगा, और जो आपका एक्सक्लूसिव पावर है आप इंजॉय करिए। तो गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन फेडरलिज्म को बूस्ट करता है या डाइल्यूट करता है? बूस्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोला 2021 में कि 97, अगेन सेम चीज, गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को अफेयर कर देता है ना। ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को अफेयर कर देता है कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो जजमेंट 2013 में दिया था वो सही जजमेंट है, और वापस एनालिसिस भी करता है क्योंकि देखिए स्टेट इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वाज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ स्टेट, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इट पार्लियामेंट had enacted a law, constitutional amendment law, it was to be ratified by the constitutional laws, है ना, constitutional provision such that कि स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन में एटलीस्ट एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, जो कि हुआ नहीं। तो क्या होगा, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि 97 का ऐसा प्रोविजन जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 97 का ऐसा प्रोविजन जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, यूनियन का सब्जेक्ट मैटर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसा नहीं कहा कि 97 वाला रिपील हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 97 आज भी एग्जिस्ट करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करता है,
तो क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट वाला है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है? वो ये वाला, चूंकि ये वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, समझ गए ना। तो गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन को ही रखा है ना, वैलिड रखा। अब ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फेडरलिज्म को बूस्ट कर रहा था या डाइल्यूट कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बूस्ट ही कर रहा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन सही है। जब गुजरात हाई कोर्ट ये तो अच्छे से क्लियर करके बोल दिया ना कि भाई देखिए 97 का ऐसा प्रोविजन जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म से अमेंडमेंट करवाना था, जो कि हो नहीं पाया। तो ठीक है, अब वो राइट किसके पास, स्टेट के पास, जो कि उसका एक्सक्लूसिव राइट पहले से ही था, है ना। अब क्या है, यूनियन इज केपेबल टू मेक लॉज, या जो इसके प्रोविजन है वो किस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यूनियन अपने पेरिफेरी में लॉज बना रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत तब हो जाती है फेडरलिज्म को सेटबैक थोड़ा मिलता कब, जब पार्लियामेंट स्टेट के मैटर पे लॉज बनाता, समझ गए। तो अभी तो वापस रिस्टोर्ड हो गया ना सारी चीजें, कि ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि स्टेट का एक्सक्लूसिव पावर है, वो स्टेट ही बना रहा है लॉज अपने, और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उस पे कौन लॉज बना रहा है, यूनियन बना रहा है। तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या हो जाएगा, वो भी फेडरलिज्म को बूस्ट करता है, इंडियन फेडरलिज्म के कैरेक्टर को बूस्ट करने के लिए दिया गया, और इनका सारी चीजें डिटेल में बताइए कि क्या है नहीं है। अब चीजें देखिए कि एज ए रिएक्शनरी मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक मतलब कुछ हो नहीं पाया ना, गवर्नमेंट से कुछ तो हो नहीं पाया, सिवाय क्या कि पार्लियामेंट के थ्रू लॉज बनवा देना, लेकिन वो तो लगातार ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो रहा है। मतलब आप देख पा रहे हो किस हद तक अब टू बीच एक्सटेंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक नई मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, समझ गए। एक नई मिनिस्ट्री का क्रिएशन होता है यूनियन लेवल पे, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कब बनाई गई, 2021 में, समझ गए क्यों बनाया गया। इसीलिए आप देखते होंगे न्यूज में सहारा इंडिया, सहारा इंडिया का प्रेजेंस क्या एक ही स्टेट में था, समझ गए ना। तो किसमें कवर होगा, इसके अंदर में कवर होगा। कौन, स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही थी। क्यों दे रही थी, क्योंकि वो उसका अंदर का सब्जेक्ट मैटर है, वो एमएससीएस के अंदर में आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा क्या कि, और वो साइट खोलते तो साइट कौन सा दिखता है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर में। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 से पहले एग्जिस्ट करता था, नहीं। 2021 में क्यों आया, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद। क्लियर हो गया, समझे या नहीं समझे। क्वालिटी ऐसी चीज है ना, समझ में आ जाएगा ना तो मजा आएगा, नहीं तो फिर तो आप जो है सर पटक के अपना जान दे दीजिए, क्वालिटी समझ में नहीं आएगा फिर। क्योंकि आप खुद ही देख पा रहे हैं ना क्या कि पहले तो एक आर्टिकल 19 समझिए, फिर आर्टिकल 19(1) समझिए, फिर आर्टिकल 19 क्लाउज ए समझिए, बी समझिए। इतना ही नहीं, जब ये समझ लीजिए तो क्लाउज 2 समझिए, समझ गए। क्लाउज 2 में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, तभी जाके सिविल की तैयारी होती है। आपको जब इतनी बारीकी से पढ़ेंगे ना, समझेंगे, तभी आप कंपिटेंट हो पाते हैं सिविल सर्विस मतलब में जाने। ठीक है, तो अपना ये आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, इसके ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किससे हो जाएगा, 4 से। तो पैरा चेंज करके जस्ट लिख लीजिए कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल, ऑब्वियस है कि इसके बारे में ही बात कर। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल बाय आर्टिकल 19 क्लाउज 4, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल बाय आर्टिकल 19 क्लाउज 4। क्लियर है। तो अगर इसमें भी लिखेंगे तो दो ग्राउंड्स होते हैं, क्या, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा हो जाएगा ग्राउंड क्या, कि आपका पब्लिक ऑर्डर और मॉडलिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन सब आधार पे आप इंपोज कर सकते हैं, है ना। यानी कि कंट्री के सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी के अंदर में आप राइट टू ऑल द सिटीजन्स या इंडिविजुअल जो है दे एंजॉय राइट टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट कंट्री सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। और दूसरा क्या हो जाएगा, पब्लिक ऑर्डर और मॉडलिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो यही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर है बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्लाउज डी क्या हो जाएगा, क्लाउज डी के बारे में क्या है
कि क्लाउज डी अपना है राइट टू मूवमेंट, है ना, मूव करने का अधिकार। हम एक, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि राइट टू मूवमेंट, मूवमेंट करते करते आप सपोज जैसे आप ईटानगर जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश जाते हैं या नागालैंड जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद आपने देखा होगा एक मैकेनिज्म है इनर लाइन परमिट, है ना। इनर लाइन परमिट का मैकेनिज्म क्यों रखा गया? एक तो वहां की जो एक पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है शुरू से, हिस्टोरिकल इन द सेंस कि वहां के जो इंडिजिनस कल्चर है वो मिंगल ना हो जाए, है ना, पॉल्यूटेड ना हो जाए। दैट्स वाई जो उनके कल्चर है उनको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया ऐसा, ठीक है, आइसोलेशन दी गई। अब इस वजह से हमने इनर लाइन परमिट को रिकॉग्नाइज किया, तो उसी के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि क्या मतलब, और इसके ऊपर में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वो आपका क्या है, यही क्लाउज 5 के अंदर में, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो कंट्री का सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी है वो तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा हो जाएगा कि जो शेड्यूल ट्राइब एरिया में मूवमेंट है, तो आप शेड्यूल ट्राइबल एरिया में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट, मूवमेंट का जो ग्राउंड है इसके आधार पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिया जाता है। सिंपल वे में लिख लीजिए इसको कि राइट टू मूवमेंट जो कि आपको कहां पे गारंटी दी, किसके थ्रू दिया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज डी के थ्रू। और जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी नहीं है यहाँ पे, दो हैं बट अलग अलग है। रीजनेबल, ठीक है, राइट टू मूवमेंट के ऊपर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किससे दिए गए, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 से। दो ग्राउंड क्या है इसके, लिख लीजिए, ग्राउंड को मिक्स नहीं करना, इस वजह से देख पा रहे होंगे कि वहां पे 6 है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो दो ग्राउंड है। पहला लिख लीजिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। यहां पे भी देखिए जनरल पब्लिक क्या कुछ डिफाइंड है कि जनरल पब्लिक क्या आता है, क्या है इंटरेस्ट जनरल पब्लिक। एक्चुअली 2005 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्दर इसको इंटरप्रेट किया जाता है कि जनरल पब्लिक क्या है, जिसमें कि आप देखेंगे कोर कंसेप्ट के तौर पे क्या निकल के आता है कि डीपीएसपी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के ही मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं ऐसे मैटर को, समझ गए। तो एक तो जनरल पब्लिक हो गया। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा ग्राउंड क्या हो जाएगा, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, for the protection of interest of any scheduled tribes, for the protection of, देखिए ये अपनी तरह का अलग आया है ना, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसको, for the protection of interest of any scheduled tribe, ठीक है, राइट टू मूवमेंट। अब देखिए राइट टू मूवमेंट को समझने के लिए गवर्नेंस एस्पेक्ट में बहुत पहले कोर्ट के द्वारा ये चीज हाईलाइट किया गया कि सपोज मूवमेंट है, राइट, किसी मूवमेंट है, जा रहा है पर्सन, है ना, प्लेस ए से प्लेस बी की ओर, तो क्या अगर पुलिस जो है सस्पिशन के आधार पे उसको वॉच करती है, उसको सस्पेक्ट करती है, शेडोइंग करती है, उसका पीछा करती है, तो क्या ये वायलेशन होगा आर्टिकल 19 क्लॉज डी का? मान लीजिए कोई पर्सन है, तो अगर पुलिस सस्पिशन के आधार पर पुलिस इसको सस्पेक्ट मानती है और अकॉर्डिंगली पुलिस जो है उसका वॉच, उस पे उसके रिकॉर्ड्स पे, रिकॉर्ड को रखती है, रिकॉर्ड पे नजर रखती है ना, उसके वॉच, उस पे वॉच करती है, उस पे जो उसका शेडोइंग करती है, तो क्या ये उस पर्सन का वायलेशन है फंडामेंटल राइट का? तो उसको हाईलाइट किया गया था खड़क सिंह केस में, है ना। लिख लीजिए इसमें, इन खड़क सिंह केस, इन KHARA खड़क सिंह केस, इन खड़क सिंह केस watching and shadowing a person, watching or shadowing a person for the purpose of keeping record, for the purpose of keeping record, so that कि एक रिकॉर्ड हमें, मतलब एक रिकॉर्ड मिल जाए उसका, कब किस टाइम पे गया, क्योंकि सस्पिशन में है, दैट्स व्हाई इज नॉट वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, यानी कि उसको वॉच करना, उसको सस्पेक्ट करना, उसका पीछा करना, नजर रखना, ये सारा क्या है, वायलेशन नहीं है। किसमें बोल दिया गया था, खड़क सिंह केस, क्लियर ये चीज। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो आप लिख ही रहे हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज ई लिख लीजिए, 19 क्लॉज ई, राइट टू रेजिडेंस, है ना, कि ये वो राइट है कि वो हमें बोलता है कि हम कहीं भी बसने का अधिकार है, हमें घर बसा सकते हैं ना, घर बना के रह सकते हैं। और क्या ये भी एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट ये भी नहीं। वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दोनों पे है ना, किसके थ्रू दिया गया, इसके थ्रू।
और एक्चुअली देखेंगे कि जब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के राइट्स थे, है ना, सेपरेट को, मतलब एक जो है एक यूनिक प्रोविजंस था हमारे पास आर्टिकल 370 का, और अकॉर्डिंगली हमारे पास आर्टिकल 35A वगैरह भी था, बट आज के समय में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इसको छोड़िए। बट आप क्या जान रहे हैं कि राइट टू रेजिडेंस तो है, बट उसके ऊपर में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है किससे दिया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 से। क्लियर है ना, तो इसमें और ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, यानी रेस्ट्रिक्ट हम कर सकते हैं इन सारे ग्राउंड्स पे, इन 2 ग्राउंड्स पे, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंदर में बदलाया गया है 2 ग्राउंड्स विच आर एप्लीकेबल ऑन कंबाइंडली ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड ई। अगला आ जाइए सब क्लॉज जी पे, है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या हो जाएगा, राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, काम करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, है ना, राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। और इसको समझने के लिए, जो कि अच्छा राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस हो गया ना, इसमें सिंपली लिख लीजिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किससे दिया गया है, मॉडल के लिख लीजिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल थ्रू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 6, और उसमें ग्राउंड क्या बदलाया गया, ऑन द ग्राउंड ऑफ जनरल पब्लिक, ऑन द ग्राउंड ऑफ जनरल पब्लिक। इसी को 2005 में जनरल पब्लिक को इंटरप्रेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में, क्या कि इसमें डीपीएसपी के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने के लिए जो भी चीजें हैं पब्लिक, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, वो सब आपका जनरल पब्लिक में इंक्लूड हो जाएगा। समझ गए ना, तो वाइडर पर्सपेक्टिव है। अब देखिए कि सिंपली इसको फास्ट इसलिए करवा दिया, अब इसके मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ ये वाला राइट क्या है, किसी भी पर्सन को काम करने का अधिकार देता है। एक ऐसा एनवायरमेंट कंसीडर करिए, अभी आपने देखा होगा कि विमेन रेसलर का केस है ना, 2023 में विमेन रेसलर का केस आया था। क्या केस आया था, उन्होंने सबने क्या किया, एलिगेशन लगाए है एक एमएलए एमपी पे, सॉरी। तो अब क्या है कि रेसलिंग करना तो उनका वो काम है ना, खेलना, देवर प्लेयर्स, है ना। अब उनका जो आरोप था, क्या उनका ट्रेड ऑक्यूपेशन और बिजनेस उससे हैम्पर हुआ, उस एक्टिविटी से हैम्पर हुआ, मतलब जो ब्लेम था क्या कि सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है उनका, तो क्या जो उनका काम था, या आप ऐसा एनवायरमेंट इमेजिन करिए कि एक वर्क प्लेस है, वहां पे मेल भी है फीमेल भी है, बट एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएटेड है वहां पे जो कि कहीं ना कहीं वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है ना, उसको सेक्सुअल हेरेसमेंट के टर्म्स में समझा जाए, है ना, कि कहीं ना कहीं वुमेन की डिग्निटी, वर्किंग डिग्निटी के अगेंस्ट, उनकी लाइफ की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो क्या आर्टिकल्स वो जो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय हो रहा है उस फीमेल के द्वारा, क्या वो एक्चुअली में है या वायलेशन है उसका, जो इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट के जो इंसिडेंट, समझ गए, वो वायलेशन है ना। और वायलेशन होगा कौन से पर्टिकुलर प्रोविजंस का, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का, क्योंकि यही वो राइट है जो कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है टू डू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, कोई भी काम करने का अधिकार। लेकिन अगर वो काम ही नहीं कर पाएगी तो जो कि गारंटी दी गई है इसके अंदर में, तो वो तो वायलेशन हो जाएगा ना। एंड दिस वायलेशन, सच टाइप ऑफ वायलेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विशाखा गाइडलाइंस, है ना। अब देखिए ये राजस्थान का केस था, इसमें क्या हुआ, क्या कि काम करने का अधिकार है, वर्क प्लेस होगा, वहां पे मेल भी है फीमेल भी, एक ऐसा एनवायरमेंट है जो कि फीमेल की डिग्निटी के अगेंस्ट है, या यूं बोला जाए कि सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस है वहां पे। तो ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती है फीमेल जो है एम्प्लॉय वहां पे। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट का आता है केस, कौन सा, इसको समझने के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर को समझने के लिए बात कर रहा है। वो कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं विशाखा गाइडलाइंस, है ना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये केस का नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और उसी में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार एक गाइडलाइंस इश्यू किए गए, कंप्रीहेंसिव गाइडलाइंस, कंप्रीहेंसिव और बाइंडिंग गाइडलाइंस थे। क्या बोला कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्रीहेंसिव एंड बाइंडिंग गाइडलाइंस, यानी कि बाध्यकारी था, वो करना ही था, आपको उसका पालन करना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि एक्चुअली कंट्री के अंदर में कोई लॉज थे ही नहीं, कोई कंक्रीट लॉज इस डायरेक्शन में तब तक नहीं थे। ये 1997 का केस, समझ गए, विशाखा गाइडलाइंस कब आता है, 1997। समझ गया ना कि कैसे वो वायलेशन हो रहा है इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट, जो कि इंश्राइन है आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर में। तो पहली बार सेक्सुअल हेरेसमेंट के रिगार्डिंग
सुप्रीम कोर्ट का एक कंप्रिहेंसिव और बाइंडिंग गाइडलाइंस आता है, कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका, विशाखा गाइडलाइंस। केस क्या था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997। तो बाइंडिंग क्यों है, क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है पब्लिक में भी, मतलब जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए, और कंप्रिहेंसिव यानी कि डिटेल्ड वहां पे प्रोविजन है। बताया गया था कि आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाई जाएगी, यानी कि वहां पे क्या है, सेक्सुअल हेरेसमेंट सेल बनाया जाएगा। क्लियर है, सेक्सुअल हेरेसमेंट सेल बनाया जाएगा, और ये वो बॉडी होगी जो कि दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर द हियरिंग ऑफ केसेस ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट, है ना, जो कि वो उनकी उस वर्किंग वुमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। तो अब क्या होता है, ये सारी चीजें निकल के आ गई, और उसके बाद जो है अपना डेवलपमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लॉ बना दिया जाता है। ये देख लीजिए 1997 लॉज बनाया गया, पोस्ट एक्ट, यानी शॉर्ट बोल रहे हैं 2013। क्या बोला गया, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट। क्लियर है ना, यानी कि अंडर द मैंडेट ऑफ विशाखा गाइडलाइंस एक लॉ वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। उस लॉ का क्या नाम था, प्रिवेंशन ऑफ, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट 2013। तो यहां पे अब इस लॉ की खूबसूरती को देखिए। ये लॉ बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए, है ना, जो कि वहां पे आपको वर्किंग वुमेन भी है, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है, और फ्रॉम द होम ऑफ दैट लेडी टू द ऑफिस, अगर बस की फैसिलिटी है, और अगर उस बस में भी उसके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट जैसे इंसिडेंट होते हैं, तो जो वर्क प्लेस है ना, क्या बोला, क्या कि सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, है ना। तो ऐसा नहीं क्या कि ऑर्गेनाइजेशन जो फिजिकली इस जगह पे लोकेट है तो उसी वही केस के अंदर में कवर होगा। इस लॉ के अंदर में ये बोला गया है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बस की फैसिलिटी देता है, तो वो जो बस है दैट shall also be treated as workplace for that working woman। समझ गए। तो ये लॉ इतना पावरफुल है, और पहली बार जब वो रेसलर्स का केस जब आया था, एंड सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट कि इट वाज सीरियस लैप्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, है ना, विशाखा गाइडलाइंस एज वेल एज विशाखा गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिस लॉ वाज इनेक्टेड। और जो 2013 में रेसलर्स ने जो केस किया था, है ना, इंसिडेंट ऑफ रेसलर, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक क्वेश्चन रेफर किया था कि इट इज सीरियस लैप्स ऑफ द प्रोविजंस, है ना। ये प्रोविजंस क्यों बोला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट इसके, चाहे इसके गाइडलाइंस में या इसके गाइडलाइंस में क्या बोला गया कि आपको चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो आपको सेक्सुअल हेरेसमेंट सेल बनाना पड़ेगा, इंटरनल कंप्लेंट सेल बनाना पड़ेगा, ताकि जो वर्किंग प्लेस मतलब फॉर वर्किंग वुमेन, है ना, उनके अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल हेरेसमेंट जैसे इंसिडेंट होते हैं तो मामले की तुरंत कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। क्लियर है ना, त्वरित कार्रवाई हो, उसके लिए क्या होगा कि जब रहेगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तभी तो हो पाएगा ऐसा। एंड कोर्ट फाउंड दैट कि नेशनल लेवल पे जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसके अंदर में 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, 30 स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, उसमें ये बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मान लीजिए बॉडी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो थियोरेटिकली अगर कंप्लेंट होता भी है, अगर शिकायत मिलती भी है, उनके ग्रीवेंसेस को देखेगा कौन, जो कि क्लियर कट सरासर वायलेशन था किसका, इस प्रोविजन का। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड कि ये इट इज सीरियस लैप्स ऑफ द प्रोविजंस, है ना। क्यों बोला, क्योंकि यही देखते हुए क्या कि भाई चलिए रेसलर्स ने केस को हाईलाइट किया, और कोर्ट ने जब ये देखा क्या कि अपने कंट्री के अंदर में जो नेशनल फेडरेशन है ना, तो उसके अंदर में देखा क्या कि भाई 30 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 30 फेडरेशन के अंदर में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ही नहीं, है ना, सेक्सुअल हेरेसमेंट सेल बना ही नहीं गया। तो दैट्स व्हाई कोर्ट रेफर। तो ये सारी चीजों को करंट में आप कर सकते हैं, आप इसके इस लॉज के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। सो दैट कि आप देखिए मैंने क्या बोला कि चीजों को रिलेट करना सीखिए। अगर आपको अभी मैं बोलूं क्या कि हमारे पास कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है ना हमारे पास, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट हमारे पास 11, उस 11 लिस्ट के अंदर में आप 5वें फंडामेंटल ड्यूटी को देखेंगे तो वहां पे क्या बोला गया है, टू रिनाउंस ऑल दोज प्रैक्टिसेस व्हिच आर डेरोगेटरी टू द वुमेन। तो ये बिहेवियरल चेंज की बात हो जाती है ना कि आप अपने व्यवहार को ही बदलिए। क्यों, क्योंकि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको तो लिए राइट्स दे रहा है ना, एक ये भी उनकी भी तो राइट्स है, वर्किंग वुमेन की भी तो राइट है कि वर्क प्लेस में उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट रहे। लेकिन सेक्सुअल हेरेसमेंट जैसे इंसिडेंट हो जाएंगे तो क्या वर्किंग प्लेस उनके लिए डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करवाने में सक्षम है? बिल्कुल भी नहीं। तो वायलेशन है ना उनका, एक तो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो कि इनके थ्रू दिया गया। दूसरा, जो पर्सन वायलेशन कर रहा है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज को लेके, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए
कौन सा ड्यूटीज? फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलता है कि हर वो प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए जो कि वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। समझ गए? तो क्या वो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज वो पर्सन फुलफिल कर रहा है? एक्सपेक्टेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उससे रखता है, क्या एक्सपेक्टेशन को करके पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो उसका भी वायलेशन है। समझ गए? तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं कि